वन सेकंड दुपे सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरी तरफ से और हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं जो इस एपिसोड को दिल लगा के देख रहे हैं और प्यार कर रहे हैं। सो थैंक यू वेरी मच सर कि डे बाय डे आप आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं और बेहतरीन बहुत ही खूबसूरती से आप उनका जवाब भी दे रहे हैं। सर वेलकम बैक टू आवर चैनल। थैंक यू। थैंक यू। इट इज माय प्लेजर। थैंक यू। ग्रेट, थैंक यू सर। तो सर आज का जो मुद्दा है कहीं ना कहीं म्यूचुअल फंड से रिलेटेड है और कहीं ना कहीं जो अभी लेटेस्ट जो घटनाएं हो रही है वर्ल्ड वाइड, मुझे एक्चुअली इंटरेस्ट है जानने में इम्पैक्ट क्या पड़ेगा क्या नहीं पड़ेगा, तो उसका सवाल है। तो चलिए से शुरुआत करते हैं। सबसे पहला मुद्दा जो हॉट टॉपिक चल रहा है सर, इजराइल वॉर। सर उसका कैसे इम्पैक्ट, क्या इम्प्लीकेशन है, कैसे ध्यान रखना चाहिए म्यूचुअल फंड में, और एक तरफ क्रूड ऑयल भी मैं देख रहा हूँ कि ये भी तेजी से बढ़ रहा है। तो सर इसका जो इम्पैक्ट है, जो इम्प्लीकेशन है, जरा पहले वो समझाए मुझे और हमारे व्यूवर्स को, किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। ओके। थैंक यू। थैंक्स फॉर कॉलिंग मी। थैंक्स। तो इन इसको बोलते हैं जियोपॉलिटिकल रिस्क। तो ये रिस्क बहुत बड़े रिस्क होते हैं और इसको डे वन से आप डिस्काउंट भी नहीं कर सकते हो। जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ेंगी तब पता लगेगा कि कितना ज्यादा नुकसान हो रहा है। इससे पहले हमने देखा था रसिया और यूक्रेन। तो शुरू शुरू में हम कुछ पता ही नहीं लगा क्या होने जा रहा है वहां पर, और अब भी वहां पर लड़ाई चल रही है। तो डे वन में इसको डिस्काउंट भी नहीं कर सकते हो। तो रसिया यूक्रेन एक अलग कहानी थी, लेकिन ये वाला एक दूसरा स्टोरी है। इसमें जो सबसे बड़ा बात आ रहा है ना, वो है क्रूड का। ये जो इजराइल, उसके आसपास जितने सारे देश हैं, इराक, ईरान, इवन यूएई, मिडिल ईस्ट, ये वाला पार्ट मिला के 1/3 ऑफ ग्लोबल जो क्रूड है उसका ये इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो 1/3 बहुत ज्यादा होता है। इवन अगर आप ये जो ग्लोबली क्रूड देखोगे, पर डे यहाँ पर 100 बैरल, 100 बैरल मिलियन ऐसा कुछ आता है। 100 मिलियन बैरल ऐसा आता है पर डे की जो कैपेसिटी है, खपत है। तो ये लोग जानबूझ के क्या करते हैं, ये जो ओपेक कंट्री है, ये 3 मिलियन बैरल जो क्रूड है वो कम निकालते हैं, ताकि रेट बढ़े रहें या वहां पे स्टेबल रहें। कुछ इनकी एक अपनी इकोनॉमिक्स है। और कुछ ऐसा है कि जो नॉन ओपेक कंट्रियां हैं, उनको वो क्रूड निकालना ही निकालना होता ताकि उनकी कंट्री सरवाइव कर पाए। लेकिन अगर ये 1/3 का होगा तो ये बहुत बड़ा एक इश्यू आएगा ग्लोबल जो क्रूड मार्केट है। जैसे ये फर्स्ट डे था इसका, इजराइल और हमास का जो लड़ाई था, तो क्रूड करीब 4 से 5% ऊपर भाग गया था। तो लाइकली कल के मार्केट में थोड़ा सा 1-1.5% नीचे घटा है। तो डे वन में इसको कोई एंटिसिपेट कर पाना, उसको डिस्काउंट कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। और जो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखें, क्रूड हमारे लिए बहुत बड़ी चीज है हमारे लिए क्रूड, क्योंकि वी आर द मेजर एक्सपोर्टर ऑफ क्रूड। और साथ में जो एफ है, अगर आप मार्केट देखोगे ना, उसमें जो एफ है उसका करीब 25 या 30% मार्केट में हिस्सा रहता है, और यही रोज के रोज ट्रेडिंग करता है। यहाँ पर जो सबसे ज्यादा होल्डिंग है इक्विटी मार्केट में, वो प्रमोटर के पास है। प्रमोटर ऐसा कुछ ज्यादा काम नहीं करता कि जिससे मार्केट ऊपर नीचे हो जाए। दूसरा एक बड़ा पार्ट है मार्केट का, उसका नाम है डीआई, जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर है। तो वो लोग तो ले ही रहा है, खरीद रहा है 16,200-300 करोड़ अभी एसआईपी का हो गया है। लेकिन जो एफ है, ये सबसे बड़ा आज की डेट में मार्केट को हिलाने का काम कर रहा है एफ। तो हम्म। इनके अलग अलग एफ हैं। कोई पेंशन फंड में एफ है तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो यहाँ पर कॉन्टिन्यूसली पैसा डाले जा रहे हैं। लेकिन जो ये हेज फंड है, अभी एक ही एफ वो हेज फंड भी है, एक ही नाम से वो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर भी है, वो कोई दूसरा भी है। तो ये जो इनको डिस्ट्रीब्यूट करना भी मुश्किल होगा कि कितना एफ में वो हेज फंड है। लेकिन वो मार्केट को पूरा हिला के रख देते हैं। तो इन लोगों का पैसा क्या होता है, बड़ा शॉर्ट टर्म का होता है। हो सकता है वो 3 महीने का हो सकता है वो 1 या 2 साल का हो। तो ये लोग क्या करते हैं, वहां से पैसा उठाते हैं यूएसए से या किसी और कंट्री से, और दूसरी कंट्री में पैसा लगाते हैं, और ये सारी कैलकुलेशन करते हैं। अगर क्रूड, हमने जब जब देखा है, क्रूड अगर ऊपर जाएगा तो एफ का पैसा निकलना ही निकलना है। पिछले करीब 2 या 3 महीने पहले क्रूड करीब $75 के आसपास था। तो उस समय तक खूब सारे फ्लोज इंडिया में आ रहे थे। अभी जैसे वो 75 वाला 90 हुआ है, तो यहाँ से इंडिया से आउटफ्लोज होने लग गए हैं। तो अगर इंडिया से आउटफ्लोज होते हैं तो ये हमारे लिए एक प्रॉब्लम का बात होता है, एक चिंता का बात होता है। तो और अगर क्रूड हमारे, एक तो ये एफ का हो गया, और क्रूड के बढ़ने से हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है, वो भी काफी बढ़ के आ जाता है। और साथ में ये हमारी करेंसी को भी इफेक्ट करता है।
तो ये इतना बहुत बड़ा प्रॉब्लम इंडिया के लिए है। अभी वो होगा नहीं होगा आई डोंट नो, बट कहीं ना कहीं इस तरह की प्रॉब्लम आपको इस तरह के इन्वायरमेंट में जियो पॉलिटिकल ये और ये हर कंट्री में लगा हुआ है। अभी यही नहीं है, इसके साथ भी और भी हमने कई सारे देखे हैं हो रहा है। तो इस तरह का एक ये जो अननोन रिस्क है, इट इज काइंड ऑफ अननोन रिस्क, नोबडी नोज अबाउट इट। अभी जब हो जाएगा तभी पता लगा ये जो रिस्क है ये उससे आ रहा था। तो एक चीज क्या होता है कि जो हमारी फाइनेंशियल मार्केट होती है दे आर वेरी मोस्ट वेनरेबल। कुछ भी होता है तो यहाँ पर अटैक होना शुरू हो जाता है। तो अगर हम देखते हैं कि 10% घट गया या 20% घट गया तो हमें लगता है कि जो इश्यू है वो बड़ा मेजर है। हम जो मार्केट वाले हैं हम उस इश्यू को मार्केट के अप एंड डाउन से मेजर करते हैं। अब हमें तो पता नहीं एक्चुअली वहां पर हो क्या रहा है, बट अगर हमें दिख रहा है कि निफ्टी अगर 5% डाउन है, 10% डाउन है या ऊपर है, तो हम उसको अपने हिसाब से इंटरप्रेट करते हैं कि ओहो जो इम्पैक्ट है सो लार्ज। ओके, दैट डे व्हेन द इजराइल व्हेन द हमास अटैक इजराइल, तो एट दैट टाइम इजराइल इंडेक्स फेल बाय 5%। इट मींस अ मेजर ड्रॉडाउन। तो दीज आर सम फैक्टर्स। अभी ये किस रूप में क्या बदलेंगे ओनली फ्यूचर विल टेल। नहीं नहीं हाँ सर, आपने बिल्कुल सही कहा कि हम लोग तो हर चीज को इंटरकनेक्ट कर देते हैं कि ये गिरा तो इस रीजन से गिरा, उस रीजन से गिरा। वी डोंट फोकस ऑन चार्ट्स, वी फोकस ऑन न्यूज। और सर लेकिन अभी हाल फिलहाल में अगर आप देखेंगे, जैसे ये न्यूज आया, मार्केट अच्छा खासा गिरा और फिर मार्केट वहां से रिकवर भी कर गया। तो क्या पॉसिबिलिटी है कि आने वाले दिनों में इसराइल का इम्पैक्ट अब पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? तो मार्केट के या जो एक्सपर्ट हैं ये रुक जाना चाहिए। अभी जो प्रॉब्लम है अगर वो वहां से जो ईरान है वो उसको वीपन में देख के ज्यादा एस्केलेट करता है तो हो सकता है ये बड़ी प्रॉब्लम हो। बट अभी सब ये कयास ही लगाए जा सकते हैं, एक्चुअल किसी को नहीं पता। चलिए। बट अब जो लोग जो जो प्रोबेबिलिटी है ये है कि ये रुक जाना चाहिए ग्रेट ग्रेट, अगर कोई दूसरी चलिए। कंट्रीज में नहीं आती है तो। ग्रेट। बट आते हैं हमारे मेन मुद्दे पे कि सर मान लीजिए मार्केट यहां से क्रैश हो जाता है 10%, सो इज दैट द राइट टाइम टू बाय म्यूचुअल फंड्स? एक्चुअली इट इज नॉट इन द परसेंटेज टर्म, मार्केट कुछ भी हो सकता है। तो एक तो है कि जो अपना रिस्क एपिटाइट है वो आपको बड़ा ही करना पड़ेगा। हम्म। ये ना जो लॉन्ग टर्म स्टोरी है इट इज इंटैक्ट, लेकिन शॉर्ट टर्म में ऐसे फॉल आते रहते हैं। पिछली बार भी आपने देखा होगा, वी कैन सी द हिस्ट्री, वी कैन सी द चार्ट। जब भी कोई बड़ी बड़ी तेजी आती है तो वो तेजी सीधे नहीं आती, उसमें बहुत ज्यादा ड्रॉडाउन होते हैं। यस। तो थोड़ा सा यस। मजबूत रखिए। और एक जो असेट एलोकेशन है, अगर ये युद्ध नहीं भी होता तब भी किसी भी एसेट क्लास में ऐसा होता है बहुत लंबे समय तो कुछ भी नहीं होता है। ऐसे भी घटनाएं आती हैं, ऐसे भी समय आता है किसी भी एसेट क्लास के साथ ऐसा हो सकता है कि उसमें बहुत लंबे समय तक कुछ ना हो रहा हो। तो हम्म। उस समय जो एसेट एलोकेशन है वो बड़ा आपको अच्छा रखता है। अगर आप पिछला डाटा भी देखेंगे, कभी आपका जो गोल्ड है सुपर रिटर्न देता है, कई बार आपका बैंक एफडी बहुत अच्छा रिटर्न देता है, कई बार आपका इक्विटी बहुत अच्छा रिटर्न देता है, और कई बार आपका जो रियल एस्टेट बहुत अच्छा रिटर्न देता है। तो जितनी सारी एसेट क्लास है उनका अपना अपना एक साइकिल होता है, उसी हिसाब से वो रिटर्न देते हैं। तो आपको अपने जो पोर्टफोलियो है और जिस जिस तरह का आपका रिस्क है, इट इज कॉल्ड असेट एलोकेशन, उतना उसको रखिए और अपने पैसे बढ़ाइए। ग्रेट ग्रेट, वंडरफुल वंडरफुल। बहुत ही अच्छा लगा सर, बहुत अच्छे से आपने समझाया। बट सर एक हमारे व्यूअर्स का सवाल आया था, कह रहे थे कि यार इस बार जरूर पूछना, और बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है जो हर इंडिविजुअल पूछना चाहता है। सर मैं ये चाहता, सर आप मुझे ये बताओ, मान लो कि आई प्लान कि आफ्टर ए ईयर मुझे इस जगह जाना और मेरे 2 लाख रुपए खर्च खर्च होने ही होने हैं, चाहे जब बचा नहीं सकता मैं। तो सर उसका प्लानिंग कैसे करें, पैसे सेव कैसे करें कि कल जब हमें जाना हो तो हमें दिक्कत ना हो? सर ये बताएं। परफेक्ट। और घूमते जाना चाहिए घूमने के लिए, यू नो, इससे आपका जो कई सारे जो एक्सपीरियंस हैं वो आते हैं। ट्रू। तो ये तो आपको पता लग गया कि जहां पर आप जा रहे हो उसके कितने खर्चे हैं। सपोज मेरे ख्याल से 2 लाख रुपए एक मॉडरेट में आजकल ठीक ठाक बजट है 2 लाख रुपए का। तो क्योंकि ये आपका जो गोल है 1 साल के बाद ही है, हो सकता है किसी का गोल 5 साल के बाद वर्ल्ड टूर का होगा तो उसके लिए दूसरी कैलकुलेशन होगी। बट क्योंकि आपका गोल एक ही साल का अगर है तो 15-16 हजार रुपए हर महीने जमा करेंगे, अपना जो आरडी अकाउंट है उसमें भी रख देंगे, तो वो भी आपका 7-1% से 1 साल के आखिर के बाद आपके 2 लाख का इंतजाम हो जाएगा। तो हर साल ही ऐसे करते रहेंगे तो हर बार एक नया नया डेस्टिनेशन आप घूमते आएंगे। तो
कुछ समय के बाद आप देखेंगे कि आपने पूरा इंडिया घूम लिया या कहीं विश्व में भी घूम लिया। तो ये एक ग्रेट। छोटी सी प्लानिंग होगी 1 साल के लिए। और अगर कोई 5 ईयर या 7 ईयर के बाद कोई बड़ा वर्ल्ड टूर करने का है, जहाँ 15-20 लाख का खर्चा हो रहा है, उसके लिए आप दूसरा कोई इक्विटी में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जो पहला वाला है वो बड़ा आसान है, वो आप अपने बैंक एफडी या आपका जो आरडी है वहां पर भी आप कर सकते हैं। तो 7% का वहां पर भी यील्ड आ रहा है या रिटर्न आ रही है, तो आपका 2 लाख रुपए आपके लिए इंजाम हो जाएगा, जो आपके बजट के अंडर में आता है। सर बट यू नो लाइक बैंक एफडी और आरडी जो है, मुझे अगर उससे ज्यादा रिटर्न चाहिए कि 2 लाख, थोड़ा ज्यादा चाहिए मेरे को, तो कोई और ऑप्शन है क्या मेरे पास, आरडी और एफडी छोड़ के? नहीं, एक्चुअली आरडी और एफडी इसलिए बोला क्योंकि ये सबसे ज्यादा कन्वीनियंट है और लोगों को सबको पता है। अभी वो हम्म। इक्विटी बताएंगे, बॉन्ड बताएंगे, एसआईपी बताएंगे, तो हो सकता है लोग उसमें कन्वीनियंट ना हो, वो उनके लिए नोन ना हो। ओके। और जो 1 साल का जो टाइम होराइजन तो बड़ा छोटा होता है, तो इसके लिए इक्विटी एडवाइजेबल नहीं है। हम्म। दूसरा एक जो एफडी आरडी का जो दूसरा पार्ट होता है उसको हम बॉन्ड फंड बोलते हैं। तो वो भी यस। कुछ इसी तरह का होता है, तो आप उसका फायदा भी ले सकते हैं। बॉन्ड फंड में जो शॉर्ट ड्यूरेशन के बॉन्ड हैं, जिसमें 1 साल में मेच्योरिटी पेपर्स की आ रही है, वहां पैसा लगा के आप वो मार्केट का फायदा भी ले लेंगे, बॉन्ड मार्केट, और आपका पैसा भी बढ़ के आएगा। लेकिन ग्रेट। इक्विटी नॉट एडवाइजेबल फॉर 1 ईयर। ग्रेट, वंडरफुल। अब अगला जो सवाल है बिल्कुल इससे मिलता जुलता है। सर मेरी बिटिया है या मेरा बेटा है, मुझे उसके लिए, मुझे वो 20 साल का हो जाए या 21 साल का हो जाए, 22 साल का हो जाए, मुझे उसको फॉरेन भेजना है पढ़ाई करने के लिए। मेरा मिनिमम बजट है 50 से 60 लाख लमसम अमाउंट। तो सर उसके लिए कैसे हमें बचत करना है, किन किन चीजों का ध्यान रखना है? और मेरा टाइम ड्यूरेशन दिस टाइम बड़ा है, 20 साल का है। अब बताएं सर, यहाँ पे कैसे प्लानिंग करना है थोड़ा सा। तो कुछ लोग जो रिस्क एवर्स हैं, या तो वो ना सुकन्या समृद्धि में पैसा डाल रहे हैं। तो एक ऐसा कैलकुलेशन आ रखा है, उसमें 8% का रिटर्न मिलता है। एक्चुअली है नहीं 8% का और वो लंबे समय तक, एक्चुअली जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो उसमें भी ऊपर नीचे होगा, तो ऐसा कैलकुलेशन करना ठीक नहीं रहेगा। बट ज्यादातर लोग कर रहे हैं उस सुकन्या समृद्धि एक अच्छा आसान वर्ड है उनके लिए, तो उसमें वो पैसा डाल रहे हैं और उन्होंने कुछ कैलकुलेशन भी कर रखी है। और कुछ लोग पीपीएफ से भी करते हैं। लेकिन जो अभी हम जैसे मार्केट में लोगों को बताते हैं कि वो इक्विटी में डालो, क्योंकि क्या होगा ना, जैसे 10 साल 15 साल के बाद वो 50 लाख तो आपने आज बताया, लेकिन 10 या 15 साल या 20 साल के बाद वो 50 लाख में उस समय का जो इन्फ्लेशन होगा, वो उसकी कॉस्ट को बहुत ज्यादा बढ़ा देगा। ट्रू। जैसे सुकन्या में अगर यही रहा कि 8% मिलेगा, पता लगा वहां पर तो इन्फ्लेशन 12% का था, तो आपके तो बड़ा घाटे का सौदा हो गया। हम्म। तो ये भी एक ध्यान रखने का बात होता है। कई बार क्या होता है ना, हम इतने ज्यादा रिस्क एवर्स हो जाते हैं, तो हम को वो जो बैंक एफडी सबसे अच्छी लगती है, बट भैया वो उसमें ना आपका जो इन्फ्लेशन है वो एडजस्ट नहीं होता है। 8% का मतलब 8%, अगर आपका इन्फ्लेशन उस सेक्टर में, जैसे आप एजुकेशन में आप देखोगे, यहाँ पर बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन है, होता है ये 12-15% से ज्यादा इन्फ्लेशन होगा। ट्रू। और ऐसा भी होता है कि कोई भी एसेट क्लास इसको बीट ना कर पा रही हो। ये जो हम्म। इक्विटी है, इसका रिटर्न भी हम लॉन्ग टर्म में 12-15% लेते हैं, और लेकिन हम देख रहे हैं एजुकेशन में तो इससे ज्यादा महंगाई है। लेकिन फिर भी आपको ये इक्विटी में यहाँ पर आना ही पड़ेगा, क्योंकि जो वो इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न है वो इक्विटी से ही संभव है। वो आपको बैंक एफडीज, आपको पीपीएफ, आपको सुकन्या समृद्धि नहीं दे सकता है। हम्म। तो एक बार ये है कि जैसे सुकन्या का रिटर्न आया 8%, और जो मार्केट का रिटर्न है वो 15% है। तो शुरू में ऐसा कुछ लग नहीं रहा, 8-15 कोई ठीक नहीं है या ज्यादा है कम है, लोग अपने अपने हिसाब से इंटरप्रेट कर रहे हो। लेकिन 20 साल में वो 4 से 5 गुना हो जाएगा, 4 गुना कम से कम। तो एक जगह 40 लाख बन रहे हैं, तो दूसरी जगह 1.5 करोड़ बनेगा। आप ये देखो कितना बड़ा फर्क आ गया। कई हम्म। बार लगता है रिस्क क्यों लें, रिस्क लेके क्या फायदा होगा। लेकिन अभी आपको देखना है कि आज जो रिस्की नहीं है वो फ्यूचर में रिस्की हो सकता है। 40 लाख और 1.5 करोड़ में बहुत ज्यादा का फर्क है। ठीक है। तो रिस्क ही है, चाहे आज का रिस्क है चाहे बाद का रिस्क है। अब ये आपकी वाइज समझ है कि कौन सा रिस्क लेना है, आज का रिस्क लेना है या बाद का रिस्क लेना है। हम्म। ओके। तो ये करेक्ट। हो गया एक मोटा मोटा आइडिया कि मुझे कहाँ पे जाना चाहिए। तो अब जैसे 50 लाख का बताया, वो भी आज के डेट में बता रहे हैं, तो ये 5 या 7 हजार रुपए 20 एक साल में 50 लाख रुपए बन जाता है 12-13% रिटर्न से।
ग्रेट तो पाँच ग्रेट सात ग्रेट। हजार रुपए हर महीने अपने बच्चे के भविष्य के लिए, या जो उच्च शिक्षा जो आपने बताया, फॉरेन का बताया, आज ज्यादातर लोग फॉरेन नहीं जा रहे हैं। तो आज, इससे पहले तो ये जो फाइनेंशियल प्लानिंग या जो इस तरह की इन्वेस्टमेंट थी उतनी प्रचलित नहीं थी। तो ज्यादातर हम्म। लोगों को लोन लेना पड़ रहा है आज की डेट में। सब लोगों को, ज्यादातर लोगों को यूएस जाना है, तो अगर हम वहां पर देख रहे हैं, वहां पर जो ये एजुकेशन लोन है वो हाईएस्ट पे चल रहा है। तो लोन लेना बहुत अच्छा नहीं माना गया है। और माना भी गया है तो एक तो लाइबिलिटी बनी जाती है, और कुछ हालात कैसे बदल जाते हैं पता नहीं लगता है। सपोज मैं अपने बच्चे, मेरा बच्चा मेरे को सबसे ज्यादा प्यारा होगा, मैंने उसके लोन ले लिया, और वो पता लगा वो बाहर चला गया, लाइबिलिटी मेरी बन गई, अब बुढ़ापे में मेरे को वो ईएमआई भरना पड़ेगा। नहीं, तो फिर पता नहीं भविष्य क्या आपको दिखाने वाला है। लेकिन ये जो लोन वाला है, ये जो ईएमआई है, वो हमेशा ही दुखदाई होगा। हम्म। तो एक हमने ऐसा कैलकुलेशन किया है, सपोज जैसे अभी आपने बताया कि 50 लाख चाहिए, तो हो सकता है 5 या 6 हजार रुपए से हो जाएगा। लेकिन जब लोन चुकाने की बारी आएगी तो 15 हजार चुकाना पड़ेगा। ये चीज है कैलकुलेशन। ये जो कंपाउंडिंग मिलेगा वो 5 हजार रुपये मिलेगा। जो लोन लोगे अभी आज की डेट में भी अगर बोलेंगे तो 50 लाख पे लेना पड़ेगा। हम्म। ठीक है, ट्रू। 50 लाख का जो आपका ईएमआई बनेगा वो ज्यादा बन के आएगा। वेरी ट्रू वेरी ट्रू वेरी ट्रू। तो लोन चुकाना ज्यादा महंगा रहता है। सेम तरह हम्म। का हाउसिंग लोन में भी आता है। अगर आप कैलकुलेशन करेंगे, 5-6 हजार रुपये महीने का निकालना होता है, महंगा हो या आराम हो। लेकिन जब वो 1 करोड़ का अगर ईएमआई करोगे तो 1 लाख का किस्त आ जाएगा। वेरी ट्रू हाउसिंग लोन वेरी में तकरीबन 8-9% का लॉन्ग टर्म का एवरेज रहता है। तो 20 साल का अगर कोई हाउसिंग लोन लेना है, 1 करोड़ का फ्लैट आपको लेना है, तो उसका ईएमआई शायद 75 हजार से 1 लाख के बीच आ जाएगा। ओके, लेकिन अगर आपको 20 साल के बाद घर लेना है, 15 साल के बाद घर लेना है, तो हो सकता है आपका वो 10 हजार, 12 हजार या 15 हजार जो एक एसआईपी है उससे बात बन जाए। तो कहने का हम्म। मतलब है कि जो लोन है वो ज्यादा अमाउंट पे देना पड़ता है बजाय की सेविंग के। तो जो आसान तरीका है वो चूज कर लीजिए। करना आपको ही है, चाहे आज करो चाहे बाद में करो। भाई 5 हजार रुपये निकालना, 10 हजार रुपये निकालना आज भी पेन में है। ऐसा नहीं है कि बड़े आसानी से लोग 5 हजार या 10 हजार रुपये हर महीने इन्वेस्ट कर देते होंगे। ठीक है, लेकिन अगर वही अगर लोन के लिए आपने अगर कॉन्टेक्ट किया, जैसे सेविंग करना ना, इट इज एन काइंड ऑफ ऑप्शनल। भाई जैसे मैं आज 5 हजार की एसआईपी किया, अगले महीने में बंद कर सकता हूँ, कोई पूछने नहीं आएगा। एक बार जब लोन का बंद करके देखना, घर के आगे खड़े मिलेंगे नहीं। बिकॉज लाइबिलिटी और एसेट में फर्क होता है। लाइबिलिटी लाइबिलिटी आपके पास हो ना हो देना पड़ेगा। लेकिन असेट में अगर आज एसआईपी किया, कल को बंद भी कर सकता हूँ, मेरा मूड नहीं है या मेरे पास पैसे नहीं है। बट लोन को बंद करना आपके लिए बहुत मुश्किल रहेगा, बंद नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आई थिंक कि जो सवाल था मैं उससे भी आगे बढ़ गया। और दूसरा हमने इसमें ये भी चर्चा कर लिया, क्या हमारा असेट है क्या हमारा लायबिलिटी है। और आज हम छोटी छोटी बचत करते हैं तो उसका क्या हमको बेनिफिट आगे भविष्य में मिलने वाला है। और अगर हमने आज बचत नहीं किया, और उसका क्या हमको पिनलाइज भविष्य में मिलने वाला है। ओके, तो ये समय के साथ ना बहुत चीज समझ सीखने को भी आ जाती हैं। हर चीज यूनिवर्सिटी में नहीं सिखाई जाती हैं, कुछ हम अपनी लाइफ में भी सीखते हैं। लेकिन लाइफ का एक वो है कि जैसे हम अपने बच्चों को समझाते हैं, बच्चे क्या करते हैं, पहले उनके पास सिलेबस होता है, उसके बाद वो एग्जाम देते हैं। लेकिन लाइफ क्या करती है, पहले एग्जाम ले लेती है, सिलेबस आप ढूंढते रहो। वेल सेड वेल ठीक है, सेड वेल सेड। एक चीज और रह गया था। एक्चुअली जब जब एज ना, दिस इज एक्सपीरियंस, जब एज 25-30 साल की होती है ना, तो बचत करने में ऐसा कोई मजा नहीं आता है। और हम केयर भी नहीं करते हैं। ठीक है, जैसी एज 45 के आसपास आ जाएगी, उस समय आपकी जो इनकम होती है वो हाईएस्ट होती है, लेकिन जो आपकी लाइबिलिटीज होती हैं, बच्चों की सामाजिक लाइबिलिटी, तो वो भी हाईएस्ट होती हैं। तो यानी आपका जो बचत करने का जो गुंजाइश होती नहीं है। ठीक है, उसके बाद उस समय अगर आपका कोई बचत नहीं है, तो जो आपके जो शुभ चिंतक हैं वो ऐसे टोंट देते हैं, भाई आज तक जिंदगी में किया है क्या, दिस इज द एक्सपीरियंस। ठीक है, तो वो आपके जो ये इधर दिल है उधर छलनी कर देता है। तो थोड़ा सा बचाइए, थोड़ा सा करिए। इंडिया ग्रोथ कर रहा है, एक हम एक ग्रोथ कंट्री में हैं। मैनी मैनी टाइम तक ये 7.5% का ग्रोथ आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो इसका मजा लीजिए। 1000-2000 भी अगर इसको 20-25 साल में करेंगे तो 50-55 साल में मेरे ख्याल से वो भी करोड़ रुपए बना देगा आपके लिए। ग्रेट सर ग्रेट, बहुत ही अच्छा लगता है सर आपसे बात करके, क्योंकि सर एक शब्द में सर दिल छू लेता है। मुझे तो सर बहुत ही पसंद आ रहा है, और आई होप मेरे व्यूअर्स को भी पसंद आ रहा है।
एंड अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग गाइज, शो को पसंद करो ना करो, अगर आपके पास मन में कोई भी दिक्कत है, कोई भी सवाल है, सर का नंबर मेंशन होगा, डिस्प्ले कर दूंगा, इवन मोर इन्फॉर्मेशन में भी जाएंगे जब यूट्यूब में, वहां पे भी डाल दूंगा। दिस इज योर अपॉर्चुनिटी, सही जगह पे सही लोगों से कनेक्ट करो, बिकॉज योर नेटवर्क इज योर नेटवर्क। कनेक्ट विद द राइट पीपल एंड इनहेंस योर नॉलेज। सर इट्स बीन रियली लवली टॉकिंग टू यू सर, बहुत ही मजा आता है सर, अगली बार फिर कुछ आएंगे नए टॉपिक के साथ, बट अगली बार कोशिश करेंगे कि भाई शांति बनाए रखे, इजराइल इजराइल का जो एक कांड है खत्म हो जाए। सर बहुत ही अच्छा लगा सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच।